एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट्स विद फुल एक्सप्लेनेशंस, फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 3 पार्ट में, चैप्टर नंबर 2 3 पार्ट में, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स फुल कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके नीचे लिंक में वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका कि नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये हमने कॉन्टेंट्स दिया हुआ है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेंट्स लगभग 10-12 कॉन्टेंट्स हैं, 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है इस चैप्टर नंबर 3 में। तो जो सबसे पहला है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, फिर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर है हमारा एटम्स एंड देयर सिंबल्स, फिर है हमारा एटॉमिक मास, फिर है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, फिर आयंस हैं जिसमें कि कटायंस और अनायंस, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, फिर हमारे पास फार्मूला है केमिकल कंपाउंड्स का और सिंपलर एंड मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का कि कैसे हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, फिर हमारे पास फार्मूला यूनिट मास है, फिर मोल कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। वी विल कवर दिस इन 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट आज जो है, ये पहला पार्ट है, इसमें हम इतना कवर करने का प्रयास करेंगे जिसमें कि हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें 2 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दूसरा हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के द्वारा एटम्स के लिए कुछ थ्योरी दिए गए थे और इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो पढ़ेंगे। फीचर्स पढ़ेंगे एटम्स का, फिर हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं और उनका सिम्बल्स कि कैसे एटम्स को सिम्बलाइज किया जाता है, जो कि हमें आगे चल के इसमें बहुत मदद करेगा जो हम केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाएंगे तब, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सबसे पहला नाम से पता चल रहा है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब जब कोई केमिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे होंगे उसको गवर्निंग करने के लिए ये लॉ है। द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। मतलब कि किसी भी कम्बिनेशन प्रोसेस में जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं नया, उसको गवर्न करने के लिए सर्टेन लॉज है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण ही तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं। उसको गवर्न करने वाला जो हमारा लॉ है, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसके अंतर्गत 2 लॉज हैं। कौन कौन से? पहला ये रहा, दूसरा ये। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मतलब जब कोई भी 2 एलिमेंट्स क्या हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। तब ये जब आपस में 2 या 2 से अधिक मेटल्स कंबाइन करेंगे, एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनेंगे। वो नया कंपाउंड बनेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो वो ये है, वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, तो वो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि एंटोनियो लेवोजियर ने 1744 ईस्वी में दिया था। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास जो है वो कंजर्व हो रहा है। मास जो है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। कंजर्व मतलब समझते हैं ना, संरक्षण। तो इसमें क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे हमारा H2+O गिव्स H2O है, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एनी केमिकल रिएक्शन, जब 2 एलिमेंट आपस में मिलके, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे होंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या होगा कि वो क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना ही वो मास क्रिएट होगा, कुछ नया मास बन पाएगा, ना ही मास जो पहले से वो डिस्ट्रॉय होगा, कम नहीं होगा। मतलब जैसे आप देख सकते हैं H2, हाइड्रोजन का जो मास है ना 1 ग्राम होता है, तो H2 2 मोलिकुल्स है तो 2 ग्राम इधर, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम होता है, ठीक है, 16 ग्राम, और H2O बना हुआ है, तो H2O में क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन का, मतलब 18 ग्राम, ठीक है। इधर 18 ग्राम हो गया, इधर 2 + 16। तो आप रिएक्टेंट्स लीजिए, H2+O हमारे ये रिएक्टेंट में आते हैं, H2O हमारा ये प्रोडक्ट आता है। तो आप रिएक्टेंट्स में देखेंगे जब H2O में, तो H2 का मास कितना बताया, 16 ग्राम, 2 ग्राम सॉरी, और O का मास 16 ग्राम, 16 + 2 18 ग्राम। इधर H2O का मास कितना है, 18 ग्राम। तो देखा ना आपने, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। तो मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही मास कमा
और ना ही मास बढ़ा, जितना पहले से था उतना ही रहा, मतलब मास क्या है, कंजर्व है। तो यही एक लॉ है, पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दूसरे लॉ पे चलते हैं हम, जिसका कि नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मतलब कि जब कोई भी केमिकल कंपाउंड, ये लॉ किसके लिए है, जब कोई भी एलिमेंट्स मिलके आपस में कोई केमिकल कम्बिनेशन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो तो, है ना। तो दूसरा लॉ है ये कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास से प्रेजेंट होंगे। मतलब किसी भी आप केमिकल रिएक्शन को उठा लें, उसमें अगर आप एलिमेंट्स का जो मास का प्रोपोर्शन देखेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इसने क्या दिया, वही एग्जांपल है हमारा H2 + O गिव्स H2O। ठीक है, H2 का क्या बताया था हमने, 2 ग्राम होता है मास, O का कितना, 16 ग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो रिएक्टेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स जो आपस में मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका जो मास होगा वो हमेशा किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट रेशियो में होगा। जैसे कि जिसका हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2/16। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/8। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, प्योर वाटर इज 1/8। समझ रहे हैं ना, इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम, 2/16, 1/8। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है ये कि कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन से, डेफिनेट रेशियो से कंबाइन होंगे। ठीक है, इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। मतलब डेफिनेट होगा और फिक्स होगा, इतना है तो इतना ही होगा। जैसे H2O में 1/8 ही है। ठीक है, और क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, हर जगह इतना ही रहेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। आइए, हमने पढ़ लिया 2 लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब जो है वो हमारा क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेसिकली क्या है, एटम्स के लिए एक थ्योरी दी हुई है। एटम्स होते क्या हैं, क्या होते हैं एटम्स, कोई भी मैटर, एवरी मैटर्स। ठीक है, कोई भी मैटर मतलब क्या बताया था हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। मैटर मतलब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कोई भी मैटर, ऐसे हम ही हैं, हम किससे बने हैं, सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स बन गए। जैसे हमारा मोबाइल है या हमारा लैपटॉप है, कुछ भी है तो क्या है, उसका कुछ स्मॉल मासेस है। हमारा पेन है, कलम है, तो क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है वो। उसके बाद वो क्या है, वो बना है। तो जो छोटा सा जो टिनी पार्टिकल्स है ना, उसको हम एटम्स कहते हैं। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, कुछ भी हो, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, जिसे हम क्या, एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स क्या है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। इसमें है क्या है, हमारे डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो डाल्टन्स ने जो है हमारे पास कुछ थ्योरी दे रखा है एटम्स के लिए, कि एटम्स के कुछ फीचर्स बता रखे हैं उन्होंने। बेसिकली एटम्स के बारे में कुछ फीचर्स बता रखे हैं कि एटम ऐसे ऐसे होते हैं। तो जैसे कि हम पहला पोस्टुलेट में देख सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर क्या है, एटम से बना हुआ है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि डेट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यही कहता है ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो वो यही है। ठीक है, दूसरा का है कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, किसी सेम सब्सटेंस का, जैसे हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल मतलब होता है सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ जो है वो H2 का सेम ही होगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो H2 का, जैसे हम कहीं भी जाए तो हम तो बदलेंगे नहीं ना, हम चेंज तो नहीं होंगे, हम जो हैं वही रहेंगे, है ना। तो वही है कि कोई भी जो सब्सटेंस होगा, सेम सब्सटेंस, वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा हर एक चीज़ में, साइज में, शेप में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो इसका है वो ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जैसे कि एटम्स जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, उनका डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। मतलब अगर सब्सटेंस सेम है तो उसकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हमारा बनता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बनता है हमारा, नाइट्रोजन N2 बनता है हमारा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, तो ये दोनों क्या है, सेम नाइट्रोजन ही तो हैं,
तो हर जगह जो है वो क्या होगा, इनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही सेम होगा हर एक केमिकल रिएक्शन में, सेम सब्सटेंस है, सेम मोलिकुलर मासेस। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए। जैसे हमारा आ जाइए आप NaCl है ना, Na+Cl हमारा क्या बनाएगा, NaCl जो कि हमारा सॉल्ट होता है वो बनाएगा। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे Na का अलग प्रॉपर्टी है, Cl का अलग प्रॉपर्टी है, और फिर जो इन्होंने कंपाउंड बनाया उसमें Na की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, Cl की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा पोस्टुलेट्स क्या है कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। चौथा प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। बताया हमने एटम क्या है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट चीज़ है। मैटर किससे बना हुआ है, सबसे जो छोटी चीज़ है, जो पार्टिकल्स जो है उसे हम एटम्स कहते हैं। तो वो भी यही कह रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट जब किसी रिएक्शन में पार्ट करेगा तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, एटम ही तो होगा। अब पांचवा क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अ सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ा ना हमने, क्या कि उसमें कुछ कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस होते हैं। जब एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, उनका कुछ रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे हमने H2O का पढ़ा, प्योर वाटर का, तो क्या पढ़ा 1:8, तो वही है ये। ठीक है, साथ लास्ट जो पोस्टुलेट्स है इसका वो क्या है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। जो नंबर और काइंड्स, एटम्स के जो नंबर होते हैं और काइंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे वही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही एलाबोरेट चीज़ दिया हुआ है। जैसे H2O है हमारा, ठीक है, तो रिलेटिव H2 कितना है, 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल रिएक्ट करके एक क्या है, पानी का एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि नंबर जो होंगे वो काइंड्स ऑफ एटम होंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। अगर पानी बनाना है तो हमें H2O ही चाहिए 1:8 में। ठीक है, आगे जो अब हमारा है वो है हमारा एटम्स। एटम्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, क्या कि स्मॉलेस्ट या टिनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम्स कहते हैं, विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो सबसे छोटा पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम, वही जो सबसे छोटा पार्ट है तो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। वही जैसे हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल्स। सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हम बन गए ऑर्गेनिज्म। तो जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है, एटम है। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है, सिम्बल्स क्या क्या होते हैं एटम्स के, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे एटम्स को नाम दिए गए या एलिमेंट्स का नाम दिया गया, उसको कैसे सिम्बलाइज किया गया, हमें वो पढ़ना है। तो इसको दिया किसने है, IUPAC ने। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, उसने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे, उसका कुछ सिंबल होगा। पूरा नाम हम तो ले नहीं सकते, शॉर्ट फॉर्म होता है हर चीज़ का, है ना। तो उसने बताया, और उसने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि हमारा मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जैसे किसी भी एलिमेंट का हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर लेते हैं। फर्स्ट लेटर लिया हमने, ठीक है, फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल में लिख दिया, जैसे एल्यूमिनियम का है कैपिटल A। ठीक है, और फिर सेकंड लेटर लेंगे तो सेकंड लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, AL। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रखा है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, तो एलिमेंट्स को लिखने का ये तरीका है सिंबल का कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, कहीं कहीं जो है सिर्फ हम एक लेटर का यूज करते हैं, कहीं कहीं हम 2 लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या सिम्बल्स, जो सम सिम्बल्स दिए हुए हैं सम एलिमेंट्स के। जैसे एल्यूमिनियम है, बताया अभी हमने कि AL, एल्यूमिनियम का पहला शब्द A कैपिटल, दूसरा स्मॉल। ठीक है, आर्गन है AR, कुछ का क्या होता है, सिर्फ सिंगल होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को सिर्फ N से डिनोट कर रखा है। ऑक्सीजन है, सिर्फ O से डिनोट कर रखा है। पोटेशियम है, सिर्फ K से डिनोट कर रखा है। तो ये तो थे हमारे सिंबल्स, इसको याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब आगे जब केमिकल्स जो फर्दर जो चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आप इसमें से याद कर लीजिएगा। और जो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये चारों चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब जो है आज इस इतने लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जो बचा हुआ है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप स्टडी स्कैन को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।